लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर लिया था। ये क्या है और डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, और ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इसमें 3 फैक्टर हम बताए थे, याद है? उन्हीं फैक्टरों से हमको आज ट्रेंड निकालना है, पीरियोडिक ट्रेंड, कि प्रॉपर्टी कैसे वेरी करता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। अच्छा, डिफिनीशन क्या दिया था, जरा 5 मिनट में रिवाइज कर लें ताकि पिछली बात फिर से ताजा हो जाए। कोई भी एटम है, फ्री एटम, हाँ देखो, कोई भी फ्री आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एनर्जी क्यों रिलीज होगी? क्योंकि एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी मतलब एक्सेप्टेंस। एटम उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, और जहां एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज। और यदि एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में उस एटम को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कराने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ जाएगी, तो प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। और नेचर में जो एलिमेंट्स हैं, ज्यादातर एलिमेंट ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, और जब एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज। उस एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये डिफाइंड होता है एक एटम के लिए, पर एटम के लिए। यदि हम ये एनर्जी पर मोल एटम के लिए डिफाइन करें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और दूसरा डिफरेंस हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इसकी यूनिट होगी किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल्स पर मोल। बताया था हमने। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनसीईआरटी में लिखा है एब्सोल्यूट जीरो पे डिफाइन की जाती है। एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273, जो कि काल्पनिक है, मतलब ये थ्योरेटिकल है, जबकि ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है। लैबोरेटरी में जो हम निकालते हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालते हैं, पर मोल का निकालते हैं, एवोगाड्रो नंबर एटम का निकालते हैं। यदि हमको एक एटम का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? पूरी वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो एक एटम की वैल्यू आएगी, मतलब जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, जो कि एब्सोल्यूट जीरो पे डिफाइंड होगा। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है 3 बातों पर। पहला, उसका साइज। जितना छोटा साइज होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस उतना ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। दूसरा पॉइंट क्या बताया? हाँ, जिस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा, तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। तीसरा बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल। जिस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यदि वो फुल फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, मतलब स्टेबल है, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। बुक में लिखा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाएगी। जीरो मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। और यदि हमने एनर्जी दे दिया तो प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक, इसका डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, बाकी सबके केस में निगेटिव एक्सोथर्मिक। बोलो, बताया था हमने। अब इन 3 पॉइंट को ध्यान में रख के हम पीरियोडिक ट्रेंड निकालेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। हाँ, पीरियोडिक ट्रेंड।
प्रॉपर्टी कैसे वेरी करता है लेफ्ट टू राइट। हाँ देखो एलिमेंट क्या है, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अब इसी में से 4 ऑप्शन उठा के रख दे, अब पूछे इलेक्ट्रॉनिटी का ऑर्डर बताओ या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, आंसर दोनों का एक ही होगा, आंसर दोनों का एक ही ट्रेंड है, या तो इलेक्ट्रॉनिटी पूछ दे या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछ दे। अच्छा हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख के भी ऑप्शन बना सकता है, एलिमेंट का नाम देकर भी क्वेश्चन बना सकता है। हाँ कंसेप्ट क्या देखो सामने, हाँ ये बताओ लेफ्ट टू राइट साइज, और साइज घटेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। अच्छा लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, तो इन दोनों फैक्टरों के अनुसार लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज घट भी रहा है और इफेक्टिव का चार्ज बढ़ भी रहा है, तो इन दोनों की वजह से लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। लेकिन रास्ते में यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ गया, फुलफिल आ गया, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 हो जाएगी, ड्रॉप टू 0। अच्छा है किसका हाफ स्टेबल देखो, हाँ नोबल गैस का स्टेबल होता है, ये फुलफिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है और ये फुलफिल्ड है, यानी इन 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी 0, अब बाकी लगातार वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बताओ सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन के बाद बोरान के बाद, मतलब इस केस में एनर्जी रिलीज होगी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में रिलीज होगी और सबसे कम लिथियम में, बाकी इन 3 केस में तो रिलीज होगी नहीं बल्कि एनर्जी हमको देना पड़ेगा। नोट करो, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस because size increases, so size decreases because size decreases and effective nuclear charge increases. Size decreases, effective nuclear charge increases. But elements of earth metal, elements of earth metal, comma, elements of earth metal, comma, nitrogen family, and noble gas show 0 electron affinity. Elements of alkaline earth metal, comma, नाइट्रोजन फैमिली एंड 0 ग्रुप मतलब नोबल गैस शो 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये 0 का मतलब समझ रहे हो, 0 का मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। बाकी सभी में एक्सोथर्मिक है, लेकिन इन 3 केस में एंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। अब जैसे टेस्ट में बच्चा सही क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है तो उसके पॉजिटिव नंबर आते हैं, और ज़्यादा गलत कर दिया, सही कम किया तो मार्किंग नेगेटिव में हो जाती है। तो मतलब ये 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नेगेटिव मार्किंग चल रहा है, बेरिलियम, नाइट्रोजन, नियॉन, बाकी सबके पॉजिटिव मार्क्स हैं, मतलब सही ज़्यादा गलत कम, और इन तीनों का गलत ज़्यादा सही कम। तो जिसका नेगेटिव मार्किंग आ रहा है तो हम कहेंगे इसका सब्जेक्ट का ज्ञान 0 है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है 0 है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा इन सब की 0। अच्छा इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, एनसीईआरटी में इसका ग्राफ प्लॉटेड है। कैसा ग्राफ है देखो सामने, ग्राफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। याद करना हमने आयशा जी का ग्राफ प्लॉट किया था और आज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कर रहा है, जरा कंपेयर करना उसमें इसमें क्या फ़र्क है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। सामने देखो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्यू की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, और एब्जॉर्ब हो रही है तो नेगेटिव, और ये क्या होगा 0 हो गया। स्केल का पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ये हो गया 0।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव दिखाने का मतलब एनर्जी रिलीज। अच्छा, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है हमने, मतलब पॉजिटिव वैल्यू एनर्जी रिलीज, नेगेटिव वैल्यू एनर्जी एब्जॉर्ब। बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन में फ़र्क होता है। साइन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है मतलब एनर्जी रिलीज, नेगेटिव वैल्यू एनर्जी एब्जॉर्ब। हाँ देखो, सबसे पहले क्या था, लिथियम। हाँ, एटॉमिक नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लिथियम का क्या है, 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे पहले लिथियम से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब बताओ, लिथियम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो एक्सेप्ट करेगा, और करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वैल्यू पॉजिटिव में चली जाएगी। पहले बताओ, लिथियम को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? हाँ है, उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। यदि इसको एक मिल जाए तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। तो स्टेबल पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जब एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज। अच्छा, रिलीज तो होगी, लेकिन ज़्यादा या कम? हाँ कम, क्योंकि मेटल है। अब मेटल की टेंडेंसी होती है लॉस करने की, गेन करने की नहीं, तो एनर्जी रिलीज कम होगी। एटॉमिक नंबर 3 वैल्यू पॉजिटिव स्केल पे जाएगा क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ लिथियम है, एनर्जी रिलीज पॉजिटिव, एब्जॉर्ब नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। अच्छा, बेरिलियम के केस में, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 फुल फील्ड। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्ब होगी। तो वैल्यू नीचे आ जाएगी। 4 है ना, 4 नीचे, यहाँ आएगा बेरिलियम। ये एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी एब्जॉर्ब। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव और यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, नेगेटिव। हाँ, बोरान, बोरान का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1। हाँ बताइए क्या शो करा, फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है, इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट, अधूरा है, तो पूरा करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन की मांग करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, वो एनर्जी लिथियम की तुलना में कम होगी, ज़्यादा रिलीज, क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल में एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी मेटल से ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो पॉइंट जो होगा लिथियम के भी ऊपर भागेगा, बोरान का 5, एटॉमिक नंबर 5 पॉइंट ऊपर जाएगा। ये हो गया बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। अच्छा, बोरान के बाद कार्बन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। हाँ बताइए, फुल फील्ड है, हाफ फील्ड या इनकम्प्लीट? तो ये भी पूरा करने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो कितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, कितना खुशी से एक्सेप्ट करेगा कि रो रो के करेगा? बताओ, इसमें कार्बन का साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन की डिमांड ज़्यादा, ये ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरान से भी ज़्यादा। ये हो गया कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, कार्बन के बाद क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। देखो ध्यान से, क्या है, मतलब स्टेबल है, और स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक। हाँ, वैल्यू नीचे आ जाएगी, 7 है ना, नीचे नाइट्रोजन नीचे आ जाएगा, क्यों, रिलीज नहीं हो रही है बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का 2s2 2p4, 2s2 2p4। क्या है, स्टेबल है क्या अनस्टेबल? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, कम की ज़्यादा?
हाँ ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज घट रहा है, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी। फ्लोरीन ऑक्सीजन जाएगा ऊपर। कहाँ गया? कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ आ जाएगा बगल में, 8 है ना, यहाँ ये हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। हाँ, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2s2 2p5। जहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये फ्लोरीन नियॉन की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। तो नियॉन को पाने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन झट से एक्सेप्ट करेगा, बड़े खुशी से एक्सेप्ट करेगा, और जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। फ्लोरीन ऊपर, ऑक्सीजन से भी ऊपर गया, देखो फ्लोरीन। अच्छा, नियॉन स्टेबल है, फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्ब होगी नियॉन। हाँ, अब सारे पॉइंट को मिलाना स्टार्ट करो। कैसा ग्राफ आता है? लिथियम से पहले आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, बोरान के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन। ये है ग्राफ। इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस एटॉमिक नंबर। पहले लिख तो लो, लिख तो लो, पहले लिख तो लो। देखा ग्राफ कैसा आया? जबकि याद करो आयशर जी जब पढ़ा रहे थे उस समय ग्राफ कैसा आया था? वो ग्राफ ऐसा था, आयोनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर। उसका जो ग्राफ था वो लगातार पॉजिटिव स्केल में चल रहा था, मतलब वैल्यू लगातार बढ़ रही थी, फिर ब्रेक लगा, फिर बढ़ते बढ़ते फिर ब्रेक लगा, फिर बढ़ गया, मतलब कहीं वैल्यू जीरो नहीं हो रही थी, वैल्यू लगातार बढ़ रही थी। कॉपी खोल के देख लो। आयशर जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज रेगुलरली विथ ब्रेक। एक ब्रेक लगा था अर्थ मेटल में और दूसरा ब्रेक लगा था नाइट्रोजन फैमिली। जहाँ फुलफिल हाफ फिल आएगा वहाँ ब्रेक लगता है, लेकिन यहाँ ब्रेक नहीं लगता, जीरो हो जाती है वैल्यू, मतलब स्केल पूरी नीचे दूसरे स्केल में आ जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट आयशा जी रेगुलर इंक्रीज करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रेगुलर इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि बीच बीच में वैल्यू क्या हो जा रही है? जीरो। हाँ बोलो, समझ में आया? हाँ बोलो। इन तीनों का, हाँ इन तीनों की इसमें कंपैरिजन नहीं करो, क्योंकि ये वैल्यू तुम्हारी कहाँ जा रही है? ये तो एनर्जी रिलीज कर ही नहीं रहे। कंपैरिजन इसमें होता है, इसमें नहीं होगा कंपैरिजन। जो पॉजिटिव मार्क्स लाता है रैंक लिस्ट में उसको कंपैरिजन करते हैं। ये क्लास के घोड़े हैं ना, ये तो गधे हैं, नेगेटिव मार्किंग ला रहे। गधों में कंपटीशन थोड़ी होती है, घोड़ों में होती है। रेस का घोड़ा कौन होगा? तो रेस का घोड़ा है आप कौन? सबसे फ्लोरीन सबसे आगे और लिथियम सबसे पीछे। कंपटीशन यहाँ है, कंपैरिजन इधर है, न कि इधर है। इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, मतलब रिलीज नहीं होगी। नेगेटिव क्यों लाए? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब एक में रिलीज पॉजिटिव, जहाँ एब्जॉर्ब होगा नेगेटिव, तो इसलिए स्केल के अनुसार बनाया जाएगा, लेकिन हम उसको जीरो बोल सकते हैं। हमने क्या बोला? जिसके कंबाइंड टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग आ रही है तो कहेंगे सब्जेक्ट का ज्ञान इसका जीरो है, तो ये सब जीरो नॉलेज वाले हैं। कहने को हम जीरो बोलेंगे, लेकिन दिखाएंगे स्केल पर तो नेगेटिव ना। इलेक्ट्रॉन गेन जाए एंथैल्पी के स्केल पर दिखाना होगा तो उल्टा हो जाएगा, तब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बोलो, समझ में आया? ये था लेफ्ट टू राइट। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में किस फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा है? बोलो।
हाँ नोट करो, हैलोजन शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हैलोजन शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजन शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, चूंकि हैलोजन की सबसे ज़्यादा, अब हम हैलोजन फैमिली में बात करें उसमें किसकी ज़्यादा होगी, तो हैलोजन फैमिली में देखो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा, हम प्रॉब्लम ग्रुप में आ गए, पहले पीरियड में थे ना, अब हम ग्रुप में आ गए। अच्छा, जो कंसेप्ट हमने सेकंड पीरियड के लिए दिया है वही थर्ड पीरियड में भी लागू होगा, वही कंसेप्ट फोर्थ पीरियड में भी लागू होगा? नहीं, हमने अपनी बात सेकंड पीरियड समझा दिया, एग्जाम में थर्ड पीरियड देगा तो वही कंसेप्ट उसमें भी लगा देना। अच्छा, ग्रुप में ऑप्शन देगा तो क्या करें? हाँ, ये तो पता, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटेगी। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप लगभग कांस्टेंट रहता है, और जो कांस्टेंट रहेगा वो रिजल्ट डिसाइड छोड़ो। अच्छा, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन घटता कहाँ है, कांस्टेंट रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np5, सभी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ, 7 7 सभी में। जब सभी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, और जो चीज़ सेम है वो रिजल्ट डिसाइड करेगा केवल साइज। तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नोट करो। एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group, size increases. As we go down the group, size increases, electron affinity value decreases. As we go down the group, size increases, electron affinity value decreases. अब देखो, इस कंसेप्ट के अनुसार फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और सबसे कम किसकी होनी चाहिए, आयोडीन की। लेकिन हमारा बुक का डाटा क्या बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है हैलोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये एक्सपेरिमेंटल है, जबकि मेरा कंसेप्ट क्या बोल रहा है, कंसेप्चुअल आंसर आ रहा है इसका, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखो, ये कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। कंसेप्ट बोलता है जिसका साइज सबसे छोटा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, तो छोटा तो फ्लोरीन है, होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज़्यादा, जबकि है किसकी, आखिर क्यों? अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ तक तो ठीक है ना, ब्रोमाइड आयोडाइड में कोई कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ तो मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा तो फ्लोरीन और क्लोरीन में, तो आंसर यही है, इसी का आंसर है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए फ्लोरीन की, जबकि ज़्यादा है किसकी, क्लोरीन की। आखिर इसका रीज़न क्या है? अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है ये केवल प्रॉब्लम हैलोजन फैमिली में नहीं है, यही प्रॉब्लम ऑक्सीजन फैमिली में भी है, बोरान फैमिली में भी है, नाइट्रोजन फैमिली में भी है। क्या? हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो अपने ग्रुप से थोड़ा अलग होता है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। इसका मेन रीजन उसका स्मॉल साइज। जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ना, इनका साइज बहुत छोटा होता है, सो साइज छोटा होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से अलग हो जाती है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि साइज छोटा हो जाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों हो जा रही है? जवाब कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, छोटा होने से जो भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके अंदर है वो डेंसली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है। साइज कम है तो जो भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है डेंसली पैक्ड है। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन और डेंस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन हो जाएगा, जिस वजह से फ्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रॉन को खुशी खुशी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिस उस उत्तेजना से एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो एनर्जी रिलीज भी कम हो जाएगी। इसका मेन रीजन उसका स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिपल्सन बिटवीन डेंस इलेक्ट्रॉन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन।
इस डेंस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है फ्लोरीन की कंपेयर टू क्लोरीन। नोट कर लो इसको। देखो, सम एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, सम एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, सम एलिमेंट of second period having low electron affinity than following element of third period, following element of third period। ऐसा क्यों? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन between dense electron, dense electron and incoming electron, incoming आने वाला इलेक्ट्रॉन, due to repulsion between dense electron and incoming electron। डेंस इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? रिपल्सन। और ये प्रॉब्लम हैलोजन फैमिली में तो है ही है, ऑक्सीजन फैमिली में भी है। ऑक्सीजन फैमिली में जब देखा गया तो पाया गया, ऑक्सीजन फैमिली में क्या था? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो देखा जाए तो इसकी ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन की, जबकि है वास्तव में सल्फर की। सल्फर की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेलेनियम की है, फिर टेल्यूरियम की है और लास्ट में जाएगा ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन तो बहुत पीछे चला गया। ऐसा है, ये एक्सपेरिमेंटल है भाई। इतना जानो कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम। यही प्रॉब्लम हैलोजन फैमिली में भी है, ऑक्सीजन फैमिली में भी है, बोरान फैमिली में भी है, कार्बन में नहीं है। कार्बन में नॉर्मल है, इसलिए कहा सम एलिमेंट लिखवाया। देखो, सम एलिमेंट, सब नहीं लिखवाया हमने। हाँ बोलो, बात समझ में आया? अच्छा देखो, पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैलोजन फैमिली की आ रही थी। अरे हैलोजन फैमिली में पूछा जाए तो हम कहेंगे क्लोरीन पूरे पीरियाडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट हुआ। नोट करो, क्लोरीन इज द हाईएस्ट, क्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट्स। Chlorine is the highest electron affinity elements. Chlorine is the highest electron affinity elements. अच्छा, क्वेश्चन आता है कि विच फैमिली शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चन है विच फैमिली शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आंसर किस पर मारेंगे? हैलोजन। अच्छा, विच एलिमेंट शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? और कहता है इन मेटल, मेटल में पूछे इन मेटल विच शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आंसर होगा गोल्ड। मेटल में पूछेगा गोल्ड, टेबल में पूछेगा तो क्लोरीन, और फैमिली की बात करेगा तो हैलोजन। देखो, अमॉन्ग द मेटल, among the metal, gold among the metal, जितने मेटल हैं S ब्लॉक D ब्लॉक सब मिला के among the metal, among the metal, gold show high electron affinity, gold show high electron affinity।
अच्छा, हमने लिखवाया गोल्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, मान लो उसमें ये पूछ दे कि क्यों ज़्यादा है। अब उसमें क्यों कर दिया, ऑप्शन दिए ए बी सी डी करके कि गोल्ड की ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। तो जो तुमने अभी तक फैक्टर पढ़ा है उसमें खोजोगे तो आंसर मिल जाएगा। हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने के लिए साइज़ क्या होना चाहिए, छोटा। इफेक्टिव चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो मतलब इसी में से आंसर खोजो ना, वो 4 ऑप्शन पढ़ो जिसमें से आंसर आ जाए उस पर टिक मारो। अच्छा, इफेक्टिव चार्ज क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि डी है ना, बता डी ब्लॉक एलिमेंट है, बता डी की शील्डिंग क्या होती, और शील्डिंग पुअर तो इफेक्टिव का चार्ज क्या होगा, ज़्यादा। दूसरी बात, साइज क्यों छोटा होगा, बता गोल्ड किस में आता है, 3D 4D 5D। 3D का मेटल 4D 5D, फर्स्ट ट्रांजिस्टर सीरीज, सेकंड ट्रांजिस्टर सीरीज, थर्ड ट्रांजिस्टर सीरीज। आखिर गोल्ड किस में है, टेबल याद है कि नहीं। हाँ, गोल्ड किस में आता है, फर्स्ट ट्रांजिस्टर सीरीज, सेकंड के थर्ड आता है। प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी एकदम थर्ड में आता है, बोलो आता है कि नहीं। जब नीचे थर्ड सीरीज में आ रहा है तो पता है थर्ड सीरीज में लेंटेनाइट कंट्रैक्शन है, और कंट्रैक्शन की वजह से साइज क्या हो गया, और साइज घट गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी। तो मतलब ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, आंसर तो उसी में होगा ना, जो फैक्टर नोट कराएं आंसर खोजो उसी में आंसर है। तो गोल्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो क्लियर है, लेकिन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, क्योंकि डी की शील्डिंग पुअर, और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से साइज क्या है, छोटा। आखिर कोई तो ऑप्शन होगा उसमें से, ऑप्शन भी तो हेल्प करेगा, प्लस मेरा कंसेप्ट काम देगा। कंसेप्ट तो यही है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात आए तो साइज देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो, कंसेप्ट तो इसी में है। बोलो बात समझ में आया। अब मान लो क्वेश्चन आया कि जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करनी, किसकी ज़्यादा होगी। तो देखो, जिंक का कन्फिग्रेशन होता है 3D10 4s2, कॉपर का होता है 3D10 4s1। आंसर आ गया, बोलो क्या बोल रहा है, बताओ ये फुलफिल्ड है, इसको ज़रूरत है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। कन्फिग्रेशन का हेल्प लो, समझ में आया। मतलब ये मत सोचना कि जो हम एग्जाम्पल क्लास में लिखा रहे हैं वही आएगा, उस एग्जाम्पल से हट के नया भी आएगा, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। कंसेप्ट को पकड़ो, मेन कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर जब भी क्वेश्चन आए तो बस याद करो साइज, इफेक्टिव का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। साइज छोटा हो, इफेक्टिव का चार्ज ज़्यादा हो, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, ये हो गया पीरियोडिक ट्रेंड, लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम। अब इसका फ़ायदा क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ध्यान से देखो। हाँ लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एप्लीकेशंस मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ने के बाद, उसको जानने के बाद प्रॉब्लम कैसे बनते हैं और हमको सॉल्यूशन कैसे निकालना है। फ़ायदा क्या है हमको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से। हाँ ज़रा ध्यान से सुनो, एकदम क्लास में अलर्ट होके एक्टिव होके बैठो, ज़रा भी आँख झपकने ना पाए। हमको सब पे नज़र है मेरी, लूज होके बैठोगे, आज यदि आँख झपक रही इसका मतलब कायदे से रात को नींद नहीं लिया है, ये समझ लेना। आपको यदि क्लास में बैठोगे इस तरह से तो क्लास पूरी ख़राब हो जाएगी और अगल बगल सब सुना शुरू करेंगे सब, इसलिए एकदम अलर्ट होके बैठो। अब उसी को हम खड़ा करेंगे सीधा। अब पूछेंगे क्या बताया हमने, जवाब दो हमको, मेरा हिसाब हमको वापस करो, क्या सुना वापस सुनाओ। देखो सामने, हाँ देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से हमको उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि वो एलिमेंट कितना नॉन मेटलिक है, कितना एसिडिक है, कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग रूसिंग पावर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी केवल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे सामने एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू लिखा रहेगा, वैल्यू, और पूछेगा ये वैल्यू देख के बताओ ये एलिमेंट कौन है। ऑप्शन 4 ऑप्शन मेटल का लिखा रहेगा, एलिमेंट का वैल्यू दिखी रहेगी, सामने ऑप्शन दी मेटल का रहेगा एलिमेंट का, तो तुमको वैल्यू देख के टिक मारना है आखिर ये वैल्यू किसकी है। तो वैल्यू से हमको उसकी प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। कैसे, देखो सामने, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, मतलब
वो एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है। जितना एक्सेप्ट करेगा उतना जल्दी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, मतलब वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है, और जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना जल्दी नेगेटिव चार्ज भी तो आएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हाई हो जाएगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, समझ लेना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी एक्सेप्ट करेगा उतना जल्दी नेगेटिव चार्ज भी तो आएगा, तो नेगेटिव कैरेक्टर क्या हो गया? हाई। दूसरी बात, यदि इस चीज़ को हम एसिड बेस की नज़र से देखें तो ये क्या बोल रहा है, क्या जवाब दे रहा है? एसिड होता है, एसिड इलेक्ट्रॉन क्या? एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बताओ ये एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है कि डोनेट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो बताओ ये एसिड का काम कर रहा है कि बेस का? जोर से बोलो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस ज़्यादा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। एसिडिक कैरेक्टर हाई, उसका एसिडिक कैरेक्टर हाई होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। यदि इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की नज़र से देखें तो हमको ये क्या बोल रहा है? हाँ, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस की गेन। हाँ, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन में वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस मतलब गेन या गेन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब वो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। बताओ यहाँ हो क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिएक्शन है ना। ये एटम एक्सेप्ट कर रहा है कि लॉस कर रहा है? और जब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, यानी ये रिडक्शन है। दिस इज द रिडक्शन। और याद रखना, जिसका रिडक्शन होता है उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इसका जब रिडक्शन हो रहा है तो इसका नेचर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो गई। ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, हाई। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, वो ऑक्सीडेंट है। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सारी बात को हम समेटे हैं तो हम ये कहेंगे, जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, मतलब उसका रिडक्शन जल्दी हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन जल्दी, उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी वो ऑक्सीडेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो मेरे सामने 4 वैल्यू लिख देगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, और पूछेगा विच इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज मोर एसिडिक नेचर, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। और याद रखना, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो नॉन मेटेलिक भी होता है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा तो हम कहेंगे उसका नॉन मेटालिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, नॉन मेटलिक भी ज़्यादा, एसिडिक नेचर भी ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा। और याद रखना, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे पूछे विच हैविंग लो रिड्यूसिंग पावर, हम उसमें क्या देखें, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो कि ज़्यादा हो। उल्टा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, विच हैविंग लो रिड्यूसिंग पावर,
जब रिड्यूसिंग पावर लो पूछ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाएगी? हाई। ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो? ज़्यादा। तो जिस पर ज़्यादा वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस पर टिक मार दो। हो सकता है वैल्यू दे दे, हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के क्वेश्चन पूछ दे, कंसेप्ट यही काम करेगा। बोलो समझ में आया? अच्छा देखो सामने, अभी हमने बोला कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा। अतः पूरे फैमिली में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ हैलोजन की है। इसका मतलब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका एसिडिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और है भी, वास्तव में है, ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग, नोट करो, सिंस हैलोजन शो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, since halogen show high electron affinity, therefore halogen show high oxidizing power। एक ही बार में सब लिखना, लिख लो। therefore halogen show high oxidizing power, high electronegative। ठीक है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा, एसिडिक नेचर भी ज़्यादा, नॉन मेटलिक भी ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा। अच्छा हैलोजन में देखा जाए, हैलोजन में अभी तो बात फैमिली की चल रही थी, अब हैलोजन फैमिली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की आई थी, उसके बाद फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर हम नोट कराए थे, एक्सपेरिमेंटल है, क्यों था हम बता चुके हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा दिखाई जा रही है? जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर ये नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग पावर हैलोजन में देखा जाए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के पास है, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर कहोगे ये कैसे, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर लिखा आपने कहाँ से लिख लिया, कैसे देखा, ये आपने कहाँ से देख के लिख दिया? ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के लिखा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को दिखाया गया है और ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल सबसे टॉप पर होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, और जैसे नीचे आते जाओगे रिड्यूसिंग पावर घटती जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। एक प्रॉपर्टी बढ़ती है तो दूसरी ऑटोमेटिक घट जाती है, क्योंकि दोनों रिलेटिव है ना। जैसे दिन और रात रिलेटिव है, दिन बड़ा रात छोटी हो जाएगी, रात बड़ी तो दिन छोटा हो जाएगा। तो जब एक प्रॉपर्टी बढ़ेगी दूसरी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो जब ऊपर वाले की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम होगी। अच्छा जैसे नीचे आएंगे रिड्यूसिंग पावर घटती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, और सबसे नीचे है फ्लोराइड, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे कम है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। वही लिखा हमने, देखो ये जो हमने लिखा है ये एक्सपेरिमेंटल है, जो कि हमने उठाया है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, जो कि एक्सपेरिमेंटल है। मतलब तुमको भी यदि कोई चीज़ चेक करना हो किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो सीरीज देख के चेक कर सकते हो। जो सबसे टॉप पर मेटल दिखाया जाएगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, और जैसे नीचे आओगे रिड्यूसिंग पावर घटती जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती जाएगी। सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट पूरे नेचर का, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम है, और सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है। बोलो बात समझ में आया? अच्छा डाटा बोलता है फ्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि कंसेप्ट क्या बोलता है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्लोरीन की होनी चाहिए थी, जबकि एक्सपेरिमेंटल डाटा किसकी तरफ जा रहा है? फ्लोरीन की तरफ। आखिर क्यों?
और ये क्वेश्चन कम से कम 3-4 बार आ चुका है। आखिर इसका रीजन क्या है? इस पहले क्वेश्चन को नोट करो, फिर इसका सॉल्यूशन खोजेंगे आखिर आंसर क्या है। नोट करो, सिंस among the halogen chlorine show high electron affinity. Among the halogen chlorine show high electron affinity, but fluorine is found to be powerful oxidizing agent. Fluorine is found to be powerful oxidizing agent. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्लोरीन की, जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की। आखिर क्यों? अब देखो ये कंसेप्ट जो है यहाँ फेल हो रहा है, तो आखिर उसका रीजन खोजना होगा, आखिर बात क्या है, ऐसा क्यों। और ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कि केवल इस प्रॉब्लम बन सकता है, और भी कई जगह बन सकता है। किसी नया नॉन मेटल को लेकर के कोई प्रॉब्लम बन जाए तो उसका हम आंसर कैसे खोजें, आखिर कंसेप्ट क्या है। देखो सेम ऐसा ही प्रॉब्लम आयशा जी पढ़ाते समय भी आया था। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सब जिसकी आयशा जी कम होती है ना, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है। कंसेप्ट सुनाए थे, जिसकी आयशा जी कम, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की है। तो जब सीजियम की आयशा जी सबसे मिनिमम है तो रिड्यूसिंग पावर सीजियम की होनी चाहिए थी, जबकि है किसकी। आखिर क्यों? तो जैसे हमने वहाँ आंसर खोजा है रिड्यूसिंग पावर के रेस्पेक्ट में, आज हम ऑक्सीडाइजिंग पावर के रेस्पेक्ट में आंसर खोजेंगे। बोलो बात समझ में आया? इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर शो कब करता है, उसकी कंडीशन क्या है। उस कंडीशन के आधार पर कोई नया मॉलिक्यूल भी मेरे सामने आ जाए तो हम उसको भी खोज के बता देंगे, इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है। नहीं समझ में आया? मतलब ये जो टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, ये पूरे केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। इस कंसेप्ट को हमको अप्लाई करना, पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक पे जाके लगाते जाएंगे, मेरा गाड़ी आगे भागती जाएगी। जो मेहनत करना हमको यही 2 जगह करना है, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद इसी कंसेप्ट को अप्लाई करना, हर जगह जाके अप्लाई करते जाएंगे, क्लास आगे भागती जाएगी अपने आप। और इस जगह तुमने सुस्ती किया, आलस किया तो झेलोगे आगे चल के, फिर हमको हजम कर पाओगे फिर। तो जो मेहनत करना है इसी 2 चैप्टर में कर लो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री का कंसेप्ट इसी में ही है। इसलिए हमने पहले ही बोला, इसको एक चैप्टर मत समझना, ये पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। याद है कि नहीं? इसलिए इस चैप्टर को एक चैप्टर मत समझना, ये पूरी केमिस्ट्री का बेस है। इसी को ही हमको आगे अप्लाई करना है। सामने देखो, हाँ, अब हम क्वेश्चन ये खोजने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्लोरीन की, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज़्यादा क्यों। अब ध्यान से देखो, फ्लोरीन नेचर में गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड, आयोडीन क्या होता है, सॉलिड, पता है ना। अच्छा, प्रॉब्लम है किधर हमारी? देखो यहाँ तो ऑर्डर मैच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन के ज़्यादा, आयोडीन से, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ब्रोमीन के ज़्यादा, आयोडीन से। तो मतलब यहाँ कंसेप्ट मेरा डाटा से मैच कर रहा है। प्रॉब्लम है किधर? प्रॉब्लम तो गैस में है, प्रॉब्लम तो यही है ना। नहीं समझ में आ रहा है? आखिर मेरी प्रॉब्लम किधर है? फ्लोरीन क्लोरीन की तरफ है कि ब्रोमीन आयोडीन की तरफ है? प्रॉब्लम तो इधर है। तो जहाँ प्रॉब्लम है सोल्यूशन भी वहीं होगा। मतलब कोई सामान तुम्हारा इस क्लासरूम में गिरा है तो तुम सड़क पे थोड़ी खोजोगे सामान को, वो क्लासरूम में खोजोगे ना, गिरा यहीं है तो मिलेगा भी यहीं पर। प्रॉब्लम तुम्हारी इधर है, सॉल्यूशन तुम इधर थोड़ी खोजोगे इसका। तो जो सॉल्यूशन भी इसी के अंदर है। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है, बता, यहाँ मैच कर रहा है ना, कंसेप्ट डाटा से मैच कर रहा है। बात खत्म। मैच कहाँ नहीं कर रहा? फ्लोरीन और क्लोरीन में। और जो मैच नहीं कर रहा वो वास्तव में क्या है? गैस। तो प्रॉब्लम बताओ, गैस में है कि लिक्विड की सॉलिड में? गैस में। तो समझो कोई गैस है, कोई अननोन गैस, X2, ये कोई गैस है। अब ये बात समझ में, हमने गैस लेके क्यों स्टार्ट किया? हम सीधे यहाँ गैस लेते फिर कहोगे मान लीजिए जिसकी आप बात करो उसको लिक्विड हुआ तब, सॉलिड हुआ तब,
क्वेश्चन तुम कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है ही नहीं। प्रॉब्लम तो गैस में है, फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच, जो कि नेचर में गैस होता है। तो प्रॉब्लम तो गैस में ना हुआ यहाँ पर। बोलो, समझो ये कोई गैस है, या तो फ्लोरीन होगा या तो ये क्लोरीन होगा, और ये शो करने जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर। याद करो, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करता है उसका होता क्या है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। रिडक्शन में लॉस की गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। मतलब ये हैलोजन ये इलेक्ट्रॉन गेन करने जा रहा है, एक्सेप्ट करने जा रहा है, लेकिन ये अभी एक्सेप्ट करेगा नहीं क्योंकि मॉलिक्यूल बन चुका है ना। अब मॉलिक्यूल बनने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्राप्त कर चुका है, और जो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल हो गया, मॉलिक्यूल बन गया, अब तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो इसको एक्सेप्ट कराने के लिए इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले इसके बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ के फ्री गैसियस एटम बनाना पड़ेगा। और जब ये एटम के फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल होगा, तभी एक्सेप्ट करेगा, तभी इसका रिडक्शन होगा, तब जाके शो करेगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। बात को समझो। तो हमने क्या किया, इस हैलोजन को के बॉन्ड को तोड़ करके फ्री गैसेस एटम बनाया। और याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ के फ्री गैसेस एटम तुम बना रहे हो तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ जाएगी, क्योंकि तुम बॉन्ड तोड़ रहे हो। और जब बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का नाम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब पता ये प्रोसेस इंडो है कि एक्सो? डेल्टा एच पॉजिटिव के नेगेटिव, तो इसका डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये मॉलिक्यूल टूट के एटम के रूप में आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिकली अनस्टेबल हो चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब ये एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैसियस एनायन बनाएगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? ये प्रोसेस कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पता एक्सेप्ट कर रहा है ना, कोई फ्री एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गैसेस एनायन बना रहा है, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यही टॉपिक तो पढ़ रहे हैं हम, उसी को भूल जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा बता, इस प्रोसेस में जब ये एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब? तो उस रिलीज होगी ना, ये एक्सेप्ट कर रहा है तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज। उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताओ ये इंडो है कि एक्सो? डेल्टा एच पॉजिटिव कि नेगेटिव? अब देखो, ये जितने भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं लेबोरेटरी में, वो सारे रिएक्शन पानी में कराते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाई गई, ये भी वाटर में ही बनाई गई है। तो ये जो डाटा हमने लिखा था बोर्ड पर, वो भी पानी में ही लिखा था। तो मतलब ये रिएक्शन भी कहाँ हो रहा है? पानी में हो रहा है। भले वो गैस हो, उसको हमने पानी में पास कर सोल्यूशन तैयार कर लिया। तो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है? पानी में। तो निश्चित ये आयन भी किस में बन रहा होगा? पानी में। और जैसे ही आयन का फॉर्मेशन वाटर में होगा, इस आयन पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। इस आयन का वाटर डाइपोल के साथ इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि वाटर पोलर है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव आयन के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। अपोजिट चार्ज में क्या होता है? इंटरेक्शन। नेगेटिव पोल इस पॉजिटिव पोल हाइड्रोजन को अपनी ओर खींचेगा, तो इस आयन पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन। हाइड्राएशन, वाटर एडिशन। ये आयन वाटर के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रेशन। अब बताओ, इस प्रोसेस में बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है? और जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी, उस एनर्जी का नाम हाइड्रेशन एनर्जी। अब बताओ, इंडो है कि एक्सो? डेल्टा इज पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव।
और जब एनर्जी निकलती जाएगी सिस्टम की एनर्जी घटती जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब ये आयन पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गया है। टोटल डेल्टा एच क्या होगा? किसी भी हम बात करें हैलोजन की, कोई भी हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, किसी भी नॉन मेटल के लिए टोटल डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ सकती है? जवाब मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। हाँ, मान लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रोजन एनर्जी का सम वैल्यू इस वैल्यू से कम आया, इस वैल्यू से कम आया, तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। और यदि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रोजन एनर्जी का सम वैल्यू, इसकी सम वैल्यू इससे ज़्यादा आ गई, तो ये वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। हम तो बात जनरल कर रहे हैं ना, जितने नॉन मेटल है सब में आ जाएंगे, सभी इसमें आ जाएंगे। इसमें ऑक्सीजन, ओजोन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब आएगा इसमें। जो गैस है, गैस सब आ जाएंगे इसमें। ब्रोमीन नहीं आएगा, ब्रोमीन तो लिक्विड है, हम तो बात गैस की कर रहे हैं। बोलो बताओ, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ओजोन भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, उसमें भी यही कंसेप्ट लागू होगा। बोलो बात समझ में आया? तो टोटल डेल्टा एच में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है एलिमेंट के नेचर पर, ये एनर्जी वैल्यू पर, वो तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा याद करो, पिछले टर्न पे हमने कहा था नेचर का कोई भी प्रोसेस अपने आप स्पॉन्टेनियस कब होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेन शुड बी नेगेटिव होना चाहिए, ये थर्मो बोलता है। इस फ्री एनर्जी का संबंध डेल्टा एच के साथ भी है। क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और इसको नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जब ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी अपने आप। हम अभी इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर लो है, जहाँ टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो फिर एंट्रोपी का भी चेंज सिग्निफिकेंट हो जाता है। अभी हम उसकी बात नहीं करना चाह रहे, अभी उलझ इसकी रिजल्ट करेंगे तो थर्मो में चले जाएंगे ना, अभी हम थर्मो में नहीं जाना चाह रहे। हाँ, इसको निगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मतलब रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या होना चाहिए? एक्सोथर्मिक। यदि ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगा, डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो डिस्टिक डेल्टा जी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और जब ये अपने आप होगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा ना। जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है उसकी यील्ड ज़्यादा आती है। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू कब आएगी बताओ? ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? अच्छा, ये बात सबको पहले समझ में आई। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर को एक्सप्लेन करने में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? नंबर 1 बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी, दूसरा, तीसरा, और आज को रिड्यूसिंग पावर जब एक्सप्लेन किए थे तो वहाँ पहला आया था सब्लिमेशन एनर्जी, दूसरा आया था आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा आया था हाइड्रेशन एनर्जी। तो रिड्यूसिंग पावर के लिए अलग एनर्जी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए अलग एनर्जी है। जैसा प्रॉब्लम वैसा कंसेप्ट। बोलो बात समझ में आई? तो किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो, रिएक्शन ज़्यादा स्पॉन्टेनियस हो, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए। और नेगेटिव कब होगा? जब ये वैल्यू कम हो कि ज़्यादा हो? ये वैल्यू तो कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा शो करे, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके लिए उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो। यह है कंडीशन किसी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करने के लिए। बोलो बात समझ में आया? नोट करो। फॉर एलिमेंट शो हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, for element show high oxidizing power.
for element show high oxidizing power. पहला point, its bond dissociation energy should be low. पहला point क्या है? Bond dissociation energy is low. Bond dissociation energy is low. Second point, electron gain enthalpy is high. तीसरा, hydration energy of ion is high. Hydration energy of ion is high. बोलो, बात समझ में आया? तो मतलब किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडाइजिंग पावर तुमको खोजना है, किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो हम क्या कंसेप्ट लगाएं? यही कंसेप्ट है। उसका बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने के लिए आयन का साइज छोटा हो कि बड़ा हो? हाँ, छोटा होगा ना, तो आयन और वाटर के बीच की दूरी कम, और दूरी कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आयन पानी को ज़्यादा खींचेगा अपनी ओर, और जितना खींचेगा उतना लेयर बनती चली जाएगी। बोलो क्लियर? अब जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि ऑक्सीजन के अंदर भी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है और ओजोन के अंदर भी होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर O2 में भी है और ओजोन में भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है ऑक्सीडाइजिंग पावर का। एक में ज़्यादा, दूसरे में कम है। एक ज़्यादा ऑक्सीडाइज करता, दूसरा कम करता है। लेकिन कौन ज़्यादा करता है, ओजोन की O2? हाँ, ओजोन। और O2 कम करता है। क्यों करता है, ऐसा क्यों? अब देखो, ओजोन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ये ओजोन, और O2 का स्ट्रक्चर देखो ये है। अब आंसर दिख रहा है सामने। बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, और डबल बॉन्ड की ताकत सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड की ताकत सिंगल बॉन्ड से, तो बताओ इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में एनर्जी, तो बताओ ये ऑक्सीजन फट से बाहर आएगा, और जितना जल्दी बाहर आएगा, बॉन्ड एनर्जी कम तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, बस आंसर आ गया। मतलब तुम्हारे पास कंसेप्ट है, इसको लगा के तुम प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हो जब ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो। बोलो, क्लियर हुआ? अच्छा, ये बात चल रही थी गैस की, फ्लोरीन और क्लोरीन गैस। मान लो कोई लिक्विड के अंदर ये प्रॉपर्टी खोजनी पड़ जाए, तब मान लो वो लिक्विड, मान लो ब्रोमीन की बात करने लगे, तब वो तो लिक्विड होता है। हमने तो शुरुआत गैस से किया है, अब हम क्या करें? सोचो, जब वो लिक्विड दे रहा है तो तुमको पहले उसको गैस में लाना होगा, और लिक्विड को गैस में लाने का मतलब वेपोराइजेशन, तो उसमें एक एनर्जी और जुड़ जाएगी, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उसमें एनर्जी एक ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, मान लो आयोडीन की बात करता, वो तो सॉलिड है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर तुमको खोजनी है, तो आयोडीन को, सॉलिड को तुमको गैस में लाना पड़ेगा, तो वहाँ एक एनर्जी जुड़ जाएगी, हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो सॉलिड के लिए एक एनर्जी जुड़ेगी सब्लिमेशन, और लिक्विड के लिए जुड़ेगी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और गैस के लिए 3 एनर्जी काम आएगी, 1 2 3। गैस में 3 एनर्जी काम आएगी, और चौथे में लिक्विड में 1 जुड़ जाएगा। अच्छा, ये 3 रहेगा, ये 3 तो रहेगा, साथ में 1 जुड़ जाएगा। लिक्विड में हीट ऑफ वेपोराइजेशन जुड़ जाएगा, और सॉलिड में हीट ऑफ सब्लिमेशन जुड़ जाएगा। मान लो कहता है कि विच when the element in solid state, when element in solid state show oxidizing power, which energy is involved? कौन सी उसमें एनर्जी इन्वॉल्व होगी? सॉलिड बोल रहा है, तो कहोगे हीट ऑफ सब्लिमेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। ये 4 एनर्जी उसमें इन्वॉल्व हैं। और जहाँ लिक्विड आएगा तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। जैसा कंडीशन वैसा आंसर। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, अब हम लोग अपने प्रॉब्लम का आंसर खोजें। क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की ज़्यादा, क्यों? देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में तो डिफरेंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ो। अच्छा, बचा क्या तुम्हारे पास? बचा है बॉन्ड एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होने का मतलब समझ रहे हो? उसका टोटल डेल्टा ज़्यादा नेगेटिव है,
और ज़्यादा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इसकी ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है। तो इन दो फैक्टर की वजह से फ्लोरीन की ऑक्साइडिंग पावर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका टोटल डेल्टा इज नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन मोर स्पॉन्टेनियस, ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा। अब मान लो क्वेश्चन आता है फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों ज़्यादा है, तो उसका पहला आंसर दोगे लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और दूसरा आंसर हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। नोट करो इस पॉइंट को, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर high oxidizing power of fluorine than chlorine. अच्छा, मान लो हमने यहाँ ऑक्सीडाइजिंग पावर के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन लिखवाया, एग्जाम में आ गया फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन क्लोरीन, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। वही आंसर है, आंसर एक ही है। आखिर प्रॉपर्टी ही तो रिएक्टिविटी है, आखिर प्रॉपर्टी से तो रिएक्शन होता है, तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, बात तो वही है, आंसर एक ही है। हाँ, हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन ड्यू टू नंबर 1 पहला लो बॉन्ड, हाँ डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन देन क्लोरीन। पहला आंसर ये है। दूसरा आंसर है हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी of fluoride ion, high heat of hydration energy of fluoride ions। ये दो आंसर है इसका। अच्छा, अभी आंसर भी याद हो जाए, ये आंसर भी दो लाइन हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो इसका भी कारण खोज लो, आखिर क्यों हर बात पर क्यों करते जाओ, उसकी गहराई में जाते जाओ, और जब गहराई तक पहुंच जाओगे तो तुमको पूरा बेस तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। देखो, हम कहें कोई भी लाइन लिख दे, तुम रटोगे ना तो आज रटो कल तक भूल जाएगा, लेकिन समझो आखिर ये भी क्यों। अच्छा, ये बताओ फ्लोराइड आयन का हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है? हाँ, साइज छोटा है, और जिसका साइज छोटा होगा, डिस्टेंस दूरी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, तो फिल्म ज़्यादा बनेगी। यही चीज़ तो लिथियम में भी था, उसका भी साइज छोटा था, फिल्म ज़्यादा बन रही थी, कंसेप्ट तो वही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी दिखाया गया लो, जबकि केमिकल बॉन्डिंग कहता है कि बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। अब देखो इसकी लेंथ, देखो इसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है, इसको तोड़ने में कम ताकत लगेगी, टूट गया आराम से। अच्छा, इसको तोड़ने में, अच्छा इसको तोड़ना हो तो देखो लेंथ जैसे घटती जा रही ताकत, ये कंसेप्ट तुम्हारा केमिस्ट्री में भी लागू होता है, कोई नई बात नहीं है। तो यदि ये कंसेप्ट हम इसमें भी लगाएं तो जरा ध्यान से देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज बड़ा है, बोलो है कि नहीं? जब फ्लोरीन का साइज छोटा है तो फ्लोरीन के बीच की दूरी कम, इसके बीच की दूरी ज़्यादा, इसकी लेंथ कम, इसकी लेंथ ज़्यादा, और जिसकी लेंथ कम उसकी स्ट्रेंथ। तो फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से ज़्यादा होना चाहिए, ये कंसेप्ट बोल रहा है, लेकिन हम लिखवा क्या रहे हैं? उल्टा उल्टा। देखो फ्लोरीन की हम दिखा रहे हैं लो और क्लोरीन दिखा रहे हैं लो, और क्लोरीन की ज़्यादा दिखा रहे हैं, उल्टा लिखवा रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर बात क्या है इसका? देखो सामने, देखो सामने, आखिर रीजन क्यों है, ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इसका दो रीजन है, इसका दो आंसर है।
बॉन्ड एनर्जी फ्लोरीन की कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है। इसका दो आंसर, पहला आंसर सुनो, क्या सुनो, जैसे फ्लोरीन है, पता ये 7 ग्रुप का एलिमेंट है ना, 17 ग्रुप। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 में से एक शेयरिंग कर लिया ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। और 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 7 था, एक 6 शेयरिंग कर लिया, बचा 6 1 2 3 4 5 6। इसके जोड़े बनाओ, कितने लोन पेयर आएंगे? अच्छा, इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर, बोल होगा ना। अच्छा, क्लोरीन, ये भी वही हाल है, इसके पास भी 17 ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से एक शेयरिंग कर लिया, बचा 6 1 2 3 4 5 6, 3 जोड़े बनेंगे लोन पेयर के। यहाँ पर भी 3 लोन पेयर बनेंगे। हाँ, क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, इसकी लेंथ कम, इसकी लेंथ ज़्यादा। तो देखो ध्यान से, फ्लोरीन के पास जो 3 लोन पेयर है, इसके पास भी 3 लोन पेयर है, और लोन पेयर के बीच क्या होगा? रिपल्सन। सेम चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन। तो इस लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है। हाँ, यदि लोन पेयर ना होता तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से ज़्यादा होती। यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम होने का पहला कारण रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर। फिर कहोगे लोन पेयर तो क्लोरीन के पास भी है, वो तो क्लोरीन के पास भी है। हाँ, इसमें साइज बड़ी होने से दूरी क्या होगी? तो लोन पेयर के बीच का रिपल्सन, और यहाँ दूरी कम, रिपल्सन, और रिपल्सन ज़्यादा, तो बॉन्ड में टूटना भी कम ज़्यादा हुआ, पॉसिबिलिटी जल्दी टूटेगा ये। तो बोलो आंसर मिला कि नहीं? फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम क्यों है? ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर। नोट कर लो पहला आंसर। हाँ, लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, लो बॉन्ड एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, लो बॉन्ड एनर्जी of fluorine than chlorine due to repulsion between lone pair electron of adjacent fluorine atom, due to repulsion between lone pair electron of adjacent fluorine atom। जो adjacent fluorine atom है उनके बीच lone pair का repulsion। साइज छोटा, दूरी कम, साइज छोटा है, दूरी कम, तो lone pair का repulsion ज़्यादा, जिस वजह से इसका बॉन्ड टूट जा रहा है। हाँ, इसका दूसरा आंसर देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आंसर जो देने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो सामने दूसरा आंसर क्या है? फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम है, क्लोरीन की ज़्यादा। इसका दूसरा आंसर क्या है? देखो ध्यान से, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। किस पीरियड का है? और क्लोरीन थर्ड पीरियड का। और जो सेकंड पीरियड का होगा उसमें 2 शेल होगी, और जो एलिमेंट थर्ड पीरियड का होगा उसमें 3 शेल होगी। और याद रखना, जितनी शेल उतनी सब शेल। जब ये फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है, उसमें 2 शेल है, तो सब शेल भी 2 होगी। कौन कौन सी? 2s और 2p, 2s 2p। जबकि क्लोरीन क्या है? थर्ड पीरियड का, इसमें 3 शेल है, तो सब शेल भी क्या होगा? 3। कौन कौन सा? 3s 3p 3d। बोलो होगा कि नहीं? और क्लोरीन का जो d है वो पूरा खाली पड़ा है, टोटली वैकेंट है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयरिंग कर लिया 6 है, तो d तो खाली पड़ा है। बोलो है कि नहीं? और देखो, जो कंसेप्ट सुना रहा है इस कंसेप्ट को पूरे केमिस्ट्री में लगा देना। क्या? केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ होता है। कहीं भी इलेक्ट्रॉन तुमको हाई डेंसिटी दिख रहा है तो लो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन सरक जाएगा अपने आप। जैसे पानी ढलान की तरफ जाता है, पानी को जहाँ ढलान मिलेगा सरक जाएगा अपने आप, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी को। सामने देखो, बताओ, इसमें डी खाली पड़ा है ना, ये डी इलेक्ट्रॉन मतलब खाली पड़ा है, वैकेंट। और ठीक सामने क्लोरीन के पास पता लोन पेयर दिख रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ डेंसिटी कम है, तो ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी में डाल देगा। या हो सकता है ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट डी में डाल दे, क्योंकि दोनों के पास डी खाली पड़ा है।
तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, और जैसा ही मूवमेंट हुआ डबल बॉन्ड आएगा, पहला सिग्मा दूसरा पाई। ये जो लोन पेयर है क्लोरीन का, ये पी सब शेल के अंदर है और गया क्लोरीन के डी के अंदर, तो इस पाई बॉन्ड का नाम हो गया डी पाई पी पाई बॉन्ड। हम ये कहना चाहते हैं कि क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, जबकि फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है। और ये डबल बॉन्ड किस टाइप का? डी पाई पी पाई। और बताओ, जहां भी डबल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड की ताकत बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्लोरीन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी इसकी क्या होगी? क्लोरीन की ज़्यादा, फ्लोरीन की कम। अच्छा बताइए, पी पाई डी पाई फ्लोरीन में होगा? वो लोन पेयर तो है, लोन पेयर तो है, लेकिन वैकेंट डी, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा नहीं। बता, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम, डबल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा। अब किसी का मन चल रहा होगा कि क्लोरीन के बीच आप डबल बॉन्ड दिखा रहे हैं, जबकि किताबों में तो सिंगल बॉन्ड दिखाता है, कहीं डबल बॉन्ड तो दिखाता ही नहीं है। जवाब, ये डबल बॉन्ड पार्शियल है, और पार्शियल बॉन्ड को दिखाया नहीं जाता, उसका कैरेक्टर होता है, उसके अंदर कैरेक्टर है इसके अंदर। अब क्या कैरेक्टर है? अभी तो हमने पहले बताया कि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम, ये भी कैरेक्टर है। समझ में आया? इस पी पाई डी पाई से बॉन्डिंग से जो मॉलिक्यूल में कैरेक्टर डेवलप करते हैं, इसको आगे चल के खोलेंगे। पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर जाएगा इसी के ऊपर केवल। मतलब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किसका? पी पाई डी पाई। लेकिन बताओ, आज तुमने देख लिया ना कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती क्या है। ये बॉन्ड तभी बनेगा जब एक एटम के पास लोन पेयर हो और ठीक बगल वाले एटम के पास वैकेंट डी हो, तो निश्चित इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की ओर, और बनेगा डबल, पहला सिग्मा दूसरा पाई, लोन पेयर पी का गया डी में, तो पाई बॉन्ड का नाम पी पाई डी पाई। चाहे पी पाई डी पाई बोलो, चाहे डी पाई पी पाई बोलो, एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वही एक ही बात, बैक बॉन्डिंग बोलो, बैक बॉन्डिंग बोलो, डी पाई पी पाई बोलो, या पी पाई डी पाई बोलो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं। आगे चल के सिनर्जिक बॉन्ड बोलेंगे, सिनर्जिक बॉन्ड, यही चीज़ क्वाड्रेचर केमिस्ट्री में जाओगे ना, सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है, ये भी वही है। हाँ, ये बात सबको समझ में आई कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है। इसका पहला रीजन रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, और दूसरा आंसर एब्सेंस ऑफ पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड इन फ्लोरीन। फ्लोरीन में नहीं है, क्लोरीन में है। इसको लिखना हो तो लिख लो, ये लाइन, दूसरी लाइन लिख लिया। हाँ देखो, इन फ्लोरीन एब्सेंस ऑफ, सेकेंड पॉइंट आंसर इसका, एब्सेंस ऑफ पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड in fluorine, absence of p pi d pi multiple bond in fluorine। बोलो, बात समझ में आई? ये इसका आंसर है। तो पता, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा क्लोरीन की, जबकि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा फ्लोरीन की। तो क्यों? इसका पहला रीजन, इसकी बॉन्ड एनर्जी का कम होना और हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा होना। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी क्यों कम है? तो उसका आंसर होगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, और दूसरा एब्सेंस ऑफ पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड इन फ्लोरीन। बोलो, बात समझ में आया? हमने जो भी अभी जवाब दिया है वो सब जवाब हमने थर्मो से दिया है। थर्मो मतलब बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, सारा जवाब एनर्जी से दिया है, मतलब थर्मो। और थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन एजम्पशन, ये केवल धारणाओं पर आधारित है। तो मतलब एजम्पशन के आधार पर हमने आंसर दिया है। तो मेरा जितना भी आंसर है ये भी सब एजम्पशन के आधार पर हुआ, क्योंकि कंसेप्ट थर्मो का लगाए हैं। तो मेरा जो आंसर है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, ये एजम्पशन पे आधारित हुआ। लेकिन इस एजम्पशन को कोई सही क्यों मानेगा जब तक उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो, प्रैक्टिकल टेस्ट ना हो। तो आखिर इसका क्या प्रैक्टिकल एविडेंस है?
प्रूफ क्या है इस बात का कि फ्लोरीन इज द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको प्रूफ करेंगे कल के लेक्चर में।